मैं आपका दोस्त राजीव कुमार श्रीवास्तव आज उपस्थित हूँ एक और कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है परमात्मा का कुत्ता। जी हाँ, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक कहानी है। नई कहानी के विद्वान आलोचकों में प्रसिद्ध त्रयी का निर्माण कर उसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव को महत्वपूर्ण और सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया। सन 1950 से 1966 के बीच उनके 5 कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी तथा फौलाद का आकाश प्रकाशित हुए। उनकी अधिकांश कहानियाँ मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। मोहन राकेश मुख्यतः संबंधों के कथाकार हैं। यद्यपि सामाजिक सरोकार से भी वे पूर्णतया संपृक्त दिखाई देते हैं। परमात्मा का कुत्ता उनकी चर्चित कहानियों में अग्रगण्य है। आज भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं, इसका संकेत इस कहानी में परिलक्षित किया जा सकता है। न्याय पाने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है और किस तरह एक मेज से दूसरे मेज पर फाइलें जाने में समय लगाती हैं, इस ओर भी उन्मुख होने के लिए कहानी आह्वान करती है। न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार लंबित होती है, बाबुओं के मेज पर फाइलें क्यों धूल चाटती हैं, व्यक्ति किस प्रकार निरुपाय हो जाता है, इस प्रकार की व्यथा पर चोट करने के लिए ही कहानीकार ने अधेड़ मर्द के साथ उसके भाई की बेवा और 2 संतानों का चरित्र उपस्थित किया है। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे शामिल हुए थे। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी ज़मीन पर बिछा दी थी और हाथ पीछे करके अपनी टांगें फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी। उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का आसपास की हर एक चीज़ को घूरती नज़र से देख रहा था। सोने के समय की उसकी बड़बड़ाहट कहानी को एक नया मोड़ देती है, एक लक्ष्य की ओर संकेत करती है कि सरकार वक्त ले रही है। 5-10 साल सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होना चाहिए या नहीं। सालों यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। इधर वह पूरा होगा, उधर वह तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई। सरकार के द्वारा उसे 100 मरले की ज़मीन गड्ढा की अलाट हो गई है। उसके बदले में दूसरी ज़मीन पाने के लिए वह अधेड़ व्यक्ति ने कमिश्नर के यहाँ अर्जी दे रखी है, परंतु 2 साल से उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस कहानी का जो घटनाएं हैं वो आज भी दृष्टिगत होती है। कई जगहों पर अक्सर देखने को मिल जाता है कि जो फाइलें होती हैं वो आगे नहीं बढ़ती हैं, परंतु इस कहानी में उसके बदले दूसरी ज़मीन पाने के लिए अधेड़ व्यक्ति कमिश्नर के यहाँ अर्जी दे रखा है, परंतु 2 साल से उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वह आज भी उस व्यवस्था पर चोट करता हुआ कहता है कि इस कमरे से उस कमरे में अर्जी जाने में वक्त लगता है, इस मेज़ से उस मेज़ तक जाने में भी वक्त लगता है। अधेड़ व्यक्ति अपने को बेलाज बादशाह कहता है और बाबू के द्वारा नाम पूछने पर वह 1226/7 बताता है। वास्तव में यह उसका मुकदमा नंबर है। वह कहता है, मेरा नाम है 1226/7, मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम कुत्तों ने खा लिया। मैं 1226/7 हूँ, मेरा और कोई दूसरा नाम नहीं है। चपरासी के बड़बड़ाने पर वह कहता है कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम सरकार के कुत्ते हो जो हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भोगते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भौंकता हूँ। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है। उसके लगातार बोलने, बड़बड़ाने और भौंकने के कारण ही कमिश्नर को उसे बुलाना पड़ता है और उसका काम करना पड़ता है। बेलाज बादशाह कमिश्नर के कमरे से मुस्कुराते हुए
जब निकलता है तो भीड़ के द्वारा जो उत्सुकतापूर्वक खड़ी हुई है भीड़ देखने के लिए, जो भीड़ देखता है वो तो कहता है कि चूहे की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता है। भौंको, सब के सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों भौंको, तात्पर्य यह है कि यदि न्याय पाना है तो निर्भीकता के साथ संघर्ष भी करना होगा। अपनी बात को संबद्ध तक पहुंचाकर उसे मजबूर करना पड़ेगा। सामाजिक सरोकार से संपृक्त होकर ही भी उनकी कहानी की मूल संवेदना अक्षुण्ण है। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसलिए उन्हें आज़ादी दिलाई थी कि वे आज़ादी के साथ इस तरह संभोग करें, उनकी मिट्टी खराब करें, उनके नाम पर कलंक लाएं, उसे ढके ढके की फाइलों में बांधकर जलील करें। मोहन राकेश अपनी इस कहानी में शिल्पगत स्तर पर अत्यंत सचेष्ट एवं सजग हैं। शिल्प का चमत्कार उनका अभिप्रेत नहीं है। कहानी का संबंध कर्जाली और शहरी होने के कारण इसकी भाषा शहराती अधिक लगती है। अंग्रेजी, उर्दू और एकाध भोजपुरी के शब्दों के प्रयोग के कारण कहानी में जीवंतता आ गई है। प्राइमर, कैट, बैट, फैट, रजिस्ट्रेशन, ब्रांच, रिकॉर्ड ब्रांच, रिसर्च, द एक्शन, ऑपरेशन, एलाट, मिस्टर, टिक टिक अंग्रेजी के शब्द तथा दीवान, वक्फा, दस्तखत, तकदीर, बादशाही, फरमान, रहम, तकरीबन, हुनर, मिन्नत, हकीम, दाखिल, अर्जी नवीस एवं भोजपुरी के शब्द धड़ाधड़, बकबड़ आदि दृष्टिगत होते हैं। कहानी में मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। यह कहानी आज के वर्तमान को भी दर्शाती है। यह कहानी जिस समय लिखी गई उस समय का वर्तमान भी शायद आज के वर्तमान से पृथक नहीं रहा होगा। एक नज़र हम कहानी पर डालें तो कहानी शुरू होती है, बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खोलकर खाना खा रहे थे। एक दो पगड़ियाँ खोलकर खाना खा रहे थे। एक दो व्यक्ति पगडंडियाँ पकड़ के आ रहे थे। एक दो व्यक्ति पगड़ियाँ सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियाँ टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पूछने की फुर्सत नहीं थी। सफ़ेद दाढ़ियों वाले दो तीन लंबे ऊंचे जाट अपने लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने के इंतज़ार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी निवास ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह हवा में उड़ रहा था। थोड़ी दूर मोड़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। CAT कैट, BAT बैट, FAT फैट, फैट माने मोटा, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल के में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होठ हिलते थे, कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खिली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों पर कूदने और फिर ऊपर उड़ने का अभ्यास कर रहे थे। कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों में गुंझल के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलाट हुई ज़मीन का हकदार है या नहीं। अंदर हाल में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। दो चार बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज़ पर लिखी अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि
गज़ल उसने समा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक से उड़ाई है। अजीज साहब, ये शेर आप आज ही कह रहे हैं या पहले भी कहे हुए शेर अचानक याद हो आए हैं? सांवले से चेहरे और घनी मूँछों वाले बाबू ने बाईं आंख को जरा सा दबा करके पूछा। आसपास के खड़े सब लोग देख रहे थे, सबके चेहरे खिले हुए थे। यह बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन का कोई और चीज़ कहीं हो तो याद नहीं। और फिर आंखों में सबके चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवान तो कोई ईसर चंदा ही मुरतब करेगा। एक फरमाइशी कहा जिसे सीसी की आवाज़ों में बीच में ही दबा दिया। कहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ़ लाए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज़ से एक्शन के लिए दूसरी मेज़ पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हाल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज़ से फाइल गई थी वह 5 रुपये के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने के जमघट में आकर के शामिल हो गया। अजीज साहब अब आवाज़ ज़रा धीमी करके गज़ल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज़ पर रखे ढेर कागज़ों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रिचर्ड डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकालकर पढ़ने लगे। लेटिसिया बार्जिज का लेख कि उसे इतावली मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में जेडी रैटलिफ्ट का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे शामिल हुए। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी ज़मीन पर बिछा दी और हाथ पीछे करके टांगें फैलाकर उस पर बैठ गया। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे ज़रा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी और उसके पास खड़ा हुआ एक दुबला सा लड़का आसपास की हर एक चीज़ को घूरती नज़र से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगें धीरे धीरे पूरी खुल गई थीं और आवाज़ इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। वह बोलता हुआ साथ अपने घुटनों पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 5 साल फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। चपरासी की टांगें ज़मीन पर पुख्ता हो गई और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आज जमा हो गए। 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों ज़मीन के नाम पर तुमने जो गड्ढा अलाट किया है उसकी जगह कोई दूसरी ज़मीन दे दो, मगर 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरों को पार नहीं कर पाई। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे और अर्जी के जाने में वक्त लगता है। इस मेज़ से उस मेज़ तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो मैं आ गया हूँ आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर के। ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है।
7 साल की भुखमरी के बाद सालों ने ज़मीन दी है मुझे 100 मरले का गड्ढा, उसमें क्या मैं अपने बाप दादाओं की अस्थियां गाड़ूंगा। अर्जी दी थी मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले ही दे दो, लेकिन ज़मीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है, मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ उसके पास गया। अये मिस्टर, चल यहाँ से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा, चल उठ। मिस्टर आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वह अपनी टांगें थोड़ी और चौड़ी करके बोला, मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था, अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है, बेलाज बादशाह। उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपरासी बादशाह, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ, सभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा और तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। हाँ हाँ, बेलास बादशाह हंसा, तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी। तू बुला पुलिस को, मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूँगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस। मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। यह मेरे भाई की बेवा है और उसकी जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। यह मेरे भाई का लड़का है जो अभी तपेदिक का मरीज है, और यह मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इसकी बड़ी कुमारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले आ जाकर अपनी पुलिस की इनकी सबकी बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। अंदर से एक बाबू निकलकर बाहर आ गए। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपसे बाहर हो गया। वह तैस में उसे बाँह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाएगा कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर। और उसने अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहाँ से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ गए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। चपरासी भी बड़बड़ाता रहा, कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता हूँ कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो। वह आदमी कहता रहा, तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दूही हवा खाकर जीता हूँ। मैं उसकी तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम सब पर भौंकना मेरा फ़र्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे अजली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूँगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मालिक का नर है, मेरे वाहेगुरु का तेज है। मुझे जहाँ बंद कर दोगे मैं वहाँ भौंकूँगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूँगा। साले आदमी हो, आदमी के कुत्ते, जूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते की दुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते। बाबा जी बस करो, एक बाबू हाथ जोड़कर बोला। हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी यह संत वाणी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है। मेरा नाम है 1226/7। मेरे बाप का दिया हुआ नाम खा लिया कुत्तों ने। अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ और मेरा कोई नाम नहीं है। मेरा यह नाम याद कर लो, अपनी डायरी में लिख लो, वाहेगुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आना। तुम्हारी अर्जी कार्यवाही तकरीबन पूरी हो चुकी है। तकरीबन पूरी हो चुकी है। मैं खुद ही तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्यवाही पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है, दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा
और मेरा तकरीबन कफन में पहुंच जाएगा। सालों ने पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज़ ईजाद किए, शायद और तकरीबन। शायद और तकरीबन एक ऐसा शब्द, शायद आपके कागज़ ऊपर चले गए, तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी। शायद से निकलो और तकरीबन में डाल दो, और तकरीबन से निकालो और शायद के गर्क में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी, शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर पर छोड़ कर आया हूँ। मैं यहाँ बैठा रहूँगा, मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूँगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अभी होगा। शायद तुम्हारे तकरीबन और ग्राहक के तकरीबन के ग्राहक और सब खड़े हैं, यह ठगी इन्हीं से करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। बैठा है बैठे रहने दो, बकता है बकने दो, साला बदमाशी से काम निकलवाना चाहता है, लेट हिम वार्प हिमसेल्फ टू डेथ। बाबू के साथ चपरासी बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया। मैं साले का दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हकीम और हकीमों का कहा, अब बाबू लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहा मानना पड़ता है, वरना अरे बाबा शांति से काम ले, यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वह अपनी कमीज उतारता हुआ बोला, और परमात्मा के हुक्म से आज बेलाज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण दे देगा, लेकिन वह किसी से भी मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो बाह्य गुरु का पूजा करता है वह किसी और की पूजा नहीं कर सकता। तो बाह्य गुरु का नाम लेकर और इससे पहले कि वह अपने कहे को किए में परिणत करता, 1-2 आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेलाज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए आज़ादी दी थी कि ये देश के साथ संभोग करें, उसकी मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके टके की फाइलों में बांधकर जलील करें, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करें। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप ही कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल गए। वे माथे की त्योरियों और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ में आ गए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वह आदमी साहब को घूरता हुआ बोला। 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलाट हुआ है। वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहाँ जाकर मछलियाँ मारा करें, या उस गड्ढे में सरकार का तहखाना बनवा दें जो मेरे जैसे कुत्ते उसमें बंद हो जाएं। ज़्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं, 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें मैं आज यहीं उतार देता हूँ। इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मारकर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। यह बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वो आदमी भी कमीज कंधे पर रखे उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामतें करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बेलाज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह फिर बोलने लगा। चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता।
भौंको भौंको, सब के सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए वह सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो सालहा साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप कराओ और नल का पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो, बेहई हजार बरकत है। वह सासा रुका और ज़ोर से हंसा। यारों, बेहई हजार बरकत है। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से भी गहरा हो गया। धीरे धीरे भीड़ बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई। चपरासी की टांगें फिर स्टूल पर झूलने लगीं। सामने की कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले गया। अर्जी नवीस मशीन चलाने लगा और टिक टिक की आवाज़ के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PEN पेन, पेन मने कलम, HEN हेन हेन मने मुर्गी, DEN डेन डेन मने अंधेरी गुफा। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को परमात्मा का कुत्ता पसंद आया होगा, और इस आशा के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें नया मार्ग बताती हैं, हमें दिशा देती हैं, हमारी कमियों को उजागर करती हैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 निवेदन है कि आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।